हेलो फ्रेंड, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट 2025 में आने वाले आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं फ्रेंड। जो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो इसे हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटाया गया था। ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड 1976 में। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे बदलाव किए गए थे। जैसे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था इसके द्वारा, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। ठीक है। प्रस्तावना का 3 शब्द था इसमें फ्रेंड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष पहले था, इसको हटाकर पंथ निरपेक्ष किया गया, और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है, तो क्या होता है? दोनों का वोट का मूल्य एक ही होता है, दोनों बराबर है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो है सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया था? तो ये किया गया था बिहार में। बिहार में क्या किया गया था? दलितों को अलग करके महादलित बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? तो यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी की है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है, तो कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? किसके आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर भारत को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अगला देखते हैं। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है? इनमें से कौन है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रदान नहीं करता है, फिर यहाँ पे बोला है प्रदान नहीं करता है। तो विविधता में एकता, सर्वधर्म समभाव, विभिन्नताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, विभिन्नताओं का राजनीति पर प्रभाव। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्नताओं में सामंजस्य का और अभाव और संघर्ष। तो ये मजबूती प्रदान नहीं करता है। अगला देखते हैं। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो ये है चीन में। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। भारत में संप्रभु कौन है? अभी पूछा है कि भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु कौन है फ्रेंड? तो भारत की जनता सब संप्रभु है। ठीक है। कि प्रस्तावना में दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो ये राज्य का स्वरूप बताया गया है इसमें प्रस्तावना में। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा है कि भारत में संप्रभु कौन है?
तो भारत की जनता संप्रभु है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार। उसके बाद ब्रिटेन से लिया विधि का शासन, विधि का शासन। और हमने लिया है संसदीय प्रणाली। उसके बाद रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड, तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं फ्रेंड। ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब लिया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हमने। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। और आयरलैंड से हमने DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत उससे लिए हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अमेरिका जो कि इसका मात्र 7 ही आर्टिकल्स हैं इसके संविधान में। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने आर्टिकल्स हैं? 395। ठीक है, आर्टिकल्स है टोटल फ्रेंड 395। भाग है इसके 22 भाग हैं। और अनुसूचियां हैं इसके, शेड्यूल्स। बारह अनुसूचियां। आर्टिकल हैं 395, भाग 22 हैं और अनुसूचियां 12 है। इसमें पूछा है कि कितने आर्टिकल्स हैं? तो 395। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो मतदाता सूची का परीक्षण हर 5 वर्ष में होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा कार्य है जो राजनीतिक दल का कार्य नहीं है फ्रेंड? पॉलिटिकल पार्टी का निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कार्य नहीं है इसका। सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना ये काम नहीं है इसका। निर्वाचन में भाग लेना इसका कार्य है फ्रेंड। जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, ये सब इसके कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो सूचना अधिकार अधिनियम कब आया था भारत में? ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। इसका आर्टिकल है 324। अगला देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में, लोगों के बीच टकराव का अभाव, आर्थिक असमानता का अभाव, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, सामाजिक असमानता का अंत। इसमें से कौन सा सबसे अच्छा है, सही है? ऑप्शन निर्णय लेने में देर।
लेकिन निर्णय अगर वो ले रहा है, देरी भले हो जाए लेकिन सही निर्णय लेना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिकार अवसर किस शासन व्यवस्था में मिलता है? तो ये मिलता है अधिकार हमें किस शासन में? लोकतंत्र वाले शासन में मिलता है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। अगला देखते हैं, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया कौन करेगा? निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? उसमें टोटल होते हैं फ्रेंड 33 + 1। एक CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको मिलाकर हो जाएगा 34। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता कौन होगा लोकसभा में? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो ये कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं, 2002 में मौलिक अधिकार में जगह दिया गया था शिक्षा के अधिकार को। ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 का। उसमें क्या किया गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उन्हें शिक्षा पाना, निःशुल्क शिक्षा मिलना उनका क्या था? अधिकार बन गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आइए आर्टिकल इसका था फ्रेंड 51 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये है आपका पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था पंचायती राज के लिए। ठीक है, ये लागू हुआ था 1993 में, 1993 में। इसे 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ था? इस दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना का कार्य करता है, वोटिंग का गिनने का काम ये करता है चुनाव आयोग। अगला देखते हैं, रीपोलिंग क्या है? तो पुनः मतदान, ऑप्शन ए। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये मैंने बता दिया फ्रेंड, आर्टिकल 324। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है फ्रेंड? यह नागरिकों के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकारी की गारंटी देता है, और यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिकों की समान भागीदारी हो, तभी ये क्या होगा? ये राजनीतिक समानता का महत्व है। ठीक है, अगला देखते हैं, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 40। जब पूछा जाएगा कि पंचायती राज का विस्तृत वर्णन यानी कि उसका गठन ये सब पूछा जाएगा तो ये आर्टिकल 40 हो जाएगा। और वही जब पूछा जाता है कि
पंचायती राज कब कब लागू हुआ, तो वो हो जाएगा आपका, उसमें आ जाएगा वो आर्टिकल 243 में, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है, तो वो होते हैं 18 वर्ष। लड़का या लड़की दोनों की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, तभी वो वोट दे सकते हैं। अगला देखते हैं, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो यह है 243, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है फ्रेंड, वो 3 बार होता है। ठीक है, 3 आर्टिकल इसके लिए 3 प्रकार से होता है। एक होता है आर्टिकल 352, जो पूरे देश पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 356, ये राज्य पे किसी राज्य पे लगाया जाता है। और आर्टिकल 360, ये वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय में लगता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि किस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो आर्टिकल 356 के द्वारा राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक चुनाव की एक अनिवार्य विशेषता है, ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय नागरिक भागीदारी। नेक्स्ट है, राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका होता है, तो कौन होता है कार्यपालिका का हेड, राष्ट्रपति। सबसे हेड हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, विधानसभा का नेता कौन होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनीत करता है, उसे कितने सदस्यों को चुनकर भेजता है विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा, तो विधान परिषद में टोटल 75 सदस्य होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो 75 सदस्य का 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करके भेजता है। और उन जिन सदस्यों को भेजता है वो कोई संगीत से, साहित्य से या कोई बड़े वैज्ञानिक के क्षेत्र से आता है, उन लोगों को वो चुनकर विधान परिषद में भेजते हैं। तो 75 का 1/6 हो गया 12 लोग, टोटल 12 लोगों को वो चुनकर भेजते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए किसके लिए जिम्मेदार है, ये किसके लिए जिम्मेदार रहते हैं मंत्रिपरिषद, तो ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। इसका आर्टिकल है 75 का 3, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन फ्रेंड, 1978 में 44वां संविधान संशोधन। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो भारतीय नागरिकों को कौन सा है अधिकार, ऑप्शन बी, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो जीविका का अधिकार तो है फ्रेंड, लेकिन ये क्या आ जाता है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अगला देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस अधिनियम का स्थान लिया, तो ये किस अधिनियम के बदले में आया था, ये आया था सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आयु मानदंड क्या होता है, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ऑप्शन डी,
इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नीति आयोग को गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये इसे चुनना है का अर्थ होता है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एथनिक, जातीय। जातीय का मतलब एथनिक का क्या अर्थ है? तो साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विज्ञान। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, सत्ता का साझाकरण, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से, ठीक है। तो सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड, उसका क्या मतलब होता है सत्ता की साझेदारी? सत्ता का साझेदारी का मतलब होता है कि सरकार की जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक पर्सन, समूह, किसी एक ही समूह के पास पूरी शक्ति नहीं रहना चाहिए। उसके बदले क्या किया जाता है, समाज के विभिन्न समूहों के पास उन शक्तियों को बांट दिया जाता है, ताकि शासन को चलाने के लिए क्या किया जाता है, अगर कोई अल्पसंख्यक है या फिर बहुसंख्यक लोग रहते हैं तो दोनों को क्या किया जाए, दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाए, इसलिए क्या किया जाता है, उनको शासन शक्ति को बांट दिया जाता है। इस प्रकार से उसका सत्ता का जो साझेदारी होता है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजेंटली जब होता है उसमें सत्ता का विभाजन, तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीन रहते हैं उसमें। और जब वर्टिकल रूप से उसका विभाजन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले ऊपर में सेंटर आ जाता है, सेंटर के बाद स्टेट, और स्टेट के बाद आ जाएगा आपका लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय शासन होता है जिसका। इस तरह से सत्ता का क्या किया जाता है, विकेंद्रीकरण किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा। सत्ता की साझेदारी केवल उन समाज में आवश्यक है जिनमें धार्मिक, भाषाई या जातीय विभाजन हो। सत्ता की साझेदारी केवल उन बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जिनमें क्षेत्रीय विभाजन हो। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा या उससे सामाजिक विभाजन न हो। सत्ता साझाकरण बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सिंबल्स दिया जाता है, वो कौन देता है उन्हें, ये दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? तो ये कहा गया अधिकारों का प्रयोगशाला। नेक्स्ट है, आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो आर्थिक वृद्धि किस पर निर्भर करेगी? विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग करने से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला है, अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है? तो उनके सिद्धांत के अनुसार कौन सा है? ये है ऑप्शन सी, कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी कि क्षमता दृष्टिकोण। अगला है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो लोकतांत्रिक सुधार के लिए कौन सा सिंबल आप देख रहे हैं कि उस सुधार आ रहा है उससे? तो इसमें हो जाएगा पंचायती राज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? मुंबई। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगला है निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? तो लोअर हाउस हम लोग बोलते हैं लोकसभा को। ठीक है, लोअर हाउस लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, उच्च सदन किसे बोलेंगे? तो उच्च सदन बोलेंगे राज्यसभा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया था फिर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? लोकतंत्र सफल कब होगा, इसके लिए क्या शर्त होने चाहिए? तो लोकतंत्र पे उसमें आस्था रखनी पड़ेगी, तभी होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ये बनी थी 1977 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अब अगले जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।